नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। देश में छात्रों के आंदोलन ने इस कदर तूल पकड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए 2 कदम पीछे हटना ठीक समझा और युवाओं के साथ संवाद करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। जिस तरह से आंदोलन उग्र हो रहा था, उस स्थिति में सरकार ने जिस तरह से छात्रों के साथ मध्यस्थता करके उनके गुस्से को शांत करके परीक्षा प्रणाली में बेहतर सुधार के लिए वादा करके पूरे घटनाक्रम को हैंडल किया, उसने एक नई बहस को जन्म दिया है। पहली बात तो यह है कि भारत में आंदोलन तो होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, उनको झटका लगा है। दूसरी बात यह है कि सरकार के स्तर से भी यह बात साफ हो चुकी है कि सत्ता में कोई भी रहे, उसे जन भावनाओं का आदर करना होगा और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। पेपर लीक आंदोलन में छात्रों का आंदोलन भी सफल रहा और सरकार ने भविष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था में खासकर पेपर लीक जैसी समस्याओं के संपूर्ण समाधान का रास्ता भी खोजने का प्रयास किया है। सरकार ने पेपर लीक पर बड़ा प्रहार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन का ऐलान किया। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक भी सरकार की तरफ से लाया गया, जिसके जरिए कानून और ज्यादा सख्त होगा। पेपर लीक जैसी समस्या का परमानेंट इलाज करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण बयान हैं, पहले उनको सुनिए। भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। उन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पर भी अत्याचार नहीं रुक रहा है। और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 1956 से लेकर अब तक के इस्तीफे, नैतिक जिम्मेदारी, जनता का दबाव, ये किस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ी हैं अलग अलग मसलों पर, पेपर लीक के मसलों पर, इसको हम समझते हैं। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने आरियालूर हादसे के बाद, रेल हादसे के बाद इस्तीफा दिया। 1958 में टीटी कृष्णामाचारी का LIC मुंद्रा घोटाले में नाम आया, उस पर उन्होंने इस्तीफा दिया। 62 में VK कृष्ण मेनन ने भारत चीन युद्ध में हार के बाद इस्तीफा दिया था। 2004 में शिबू सोरेन ने हत्या के मामले में वारंट जारी होने के बाद इस्तीफा दिया। 2010 में ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद, मामले सामने आने के बाद इस्तीफा दिया था। 2011 में दयानिधि मारन ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में जांच के बाद इस्तीफा दिया। 2012 में दिनेश त्रिवेदी ने रेल किराया विवाद के बाद इस्तीफा दिया। 2013 में पवन कुमार बंसल ने रेलवे रिश्वत कांड के बाद इस्तीफा दिया। 2013 में अश्विनी कुमार ने कोलगेट विवाद के बाद इस्तीफा दिया। 2018 में MJ अकबर ने मी टू
आरोपों के बाद इस्तीफा दिया था। 2020 में हरसिमरत कौर बादल का कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा हुआ। 2026 में धर्मेंद्र प्रधान का नीट पेपर लीक छात्र आंदोलन के बाद इस्तीफा हुआ। अब पेपर लीक रोकने के लिए सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाई गई है। पेपर लीक रोकने के लिए इस टास्क फोर्स के गठन को विस्तार से हम समझते हैं कि टास्क फोर्स किस तरीके से काम करने वाली है, क्या इसका मकसद है। पेपर लीक पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। परीक्षा सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए यह एक कमेटी है। नंदन नीलकर्णी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष नंदन नीलकर्णी हैं, जो इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ समिति के सदस्य हैं, जो इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। तपन डेका समिति के सदस्य हैं, जो आईबी के पूर्व निदेशक रहे हैं। प्रोफेसर वी कामाकोटी समिति के सदस्य हैं, जो आईआईटी मद्रास के निदेशक रहे हैं। अनीता करवाल समिति की सदस्य हैं, जो केंद्र सरकार में पूर्व शिक्षा सचिव रही। अमृतलाल मीणा समिति के सदस्य हैं, जो लॉजिस्टिक प्रशासनिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। तो सरकार ने जो 6 सदस्यीय टीम बनाई है, ये अपनी तरह की एक्सपर्टाइज रखती है। मौजूदा भारत के परिदृश्य में ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें जो लोग शामिल किए गए हैं, उनकी एक्सपर्टीज पर शायद ही किसी को शक शुबा होगा। सवाल इस बात का है कि जो सिस्टम ये ला करके देंगे, जिस तरीके को ये अडॉप्ट करने के लिए कहेंगे, वो कितनी जल्दी, कितनी तेजी से अडॉप्ट होता है। एक बात, उस सिस्टम को जिन लोगों के हाथ में सौंपा जाएगा, यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगी जिनके पास में, जो इस पूरे सिस्टम को रन करते हुए किसी परीक्षा को संपन्न कराएंगे, उनकी विश्वसनीयता भी ऐसी होनी चाहिए जो इस सिस्टम को फुल प्रूफ बना रहने दे। इस हाई पावर कमेटी के मुख्य काम क्या हैं, यह भी हम आपको बताते हैं। यह हाई पावर कमेटी देश भर की परीक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करेगी। एनटीए की परीक्षा प्रणाली की पूरी समीक्षा करना इस टीम का काम है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने पर सुझाव भी इस कमेटी के जरिए आएंगे। पेपर लीक रोकने की नई रणनीति भी तैयार होगी। परीक्षा में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। डिजिटल सुरक्षा और एन्क्रिप्शन लागू होगा। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। अभ्यर्थियों की पहचान प्रणाली ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित हो, इस बात की भी चिंता होगी। साइबर सुरक्षा के नए मानक भी विकसित किए जाएंगे, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग होगा तो हैकर्स भी अपनी कोशिशों को बढ़ाएंगे। पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना इस हाई पावर कमेटी का सबसे मुख्य काम होगा। परीक्षा संचालन की कमियों को भी पहचान में लाना इस कमेटी का काम है। तकनीकी प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश करना इस हाई पावर कमेटी के कामों में से एक काम है। सभी एजेंसियों के साथ में बेहतर समन्वय हो, ताकि सभी तरीके के कोऑर्डिनेशन वेल एस्टैब्लिश हो सकें। सुरक्षित परीक्षा मॉडल का रोड मैप इसी कमेटी के जरिए आने वाले कल के लिए तैयार किया जाएगा। छात्रों का भरोसा बढ़ाने वाले सुधारों को सुझाव के रूप में देना इस हाई पावर कमेटी की गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ाएगा। परीक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार जो विधेयक लेकर आई है, उसे भी समझिए कि आखिर सरकार जिस कानून की बात कर रही है, उस कानून में क्या है।
केंद्र सरकार लोक परीक्षा संशोधन विधेयक लेकर आई है। 24 में बना था, अब 26 में संशोधन। लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया है। पेपर लीक, परीक्षा धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान इस कानून के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है। भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की सुरक्षा मजबूत करने पर भी जोर है। संगठित पेपर लीक गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था इस कानून के अंतर्गत होगी। कानून बनता है सजा और लीकेज रोकने के लिए। प्रश्न पत्र लीक कराने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। दोषियों के लिए लंबी अवधि की सजा का भी प्रावधान होगा। तो जिस तरीके की कोशिशें इस संशोधन के जरिए सरकार की अपेक्षाओं पर हैं, उसके जरिए परीक्षा प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना भी इस विधेयक का एक उद्देश्य है। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने पर इसमें जोर दिया गया है। इसके साथ साथ परीक्षा पारदर्शी हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। डिजिटल सुरक्षा और साइबर निगरानी मजबूत हो, इस बात की भी चिंता इस विधेयक के जरिए की गई है। अभ्यर्थियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इस विधेयक का प्रमुख कोर एजेंडा है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बढ़े हमारे देश में, फिर कभी इस तरीके की कोई स्थिति ना बने, ये इस कानून के संशोधन की चिंता का मुख्य बिंदु है। राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय हो, पेपर लीक मामलों में त्वरित जांच का प्रावधान हो और अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बाद सख्त कार्रवाई हो। युवाओं का सरकारी परीक्षाओं पर भरोसा बढ़े, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने पर फोकस है। ईमानदार अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा, हमारे देश में जो भी कानून बनता है वो इस बात को प्राथमिकता देता है। यही चीजें प्राथमिकताओं में आती हैं। अब एक बड़ी चीज जो है वो ये है कि जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, क्या वो भी इस तकनीक के साथ में कदम ताल कर पाएंगे, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर बनना या सरकारी नौकरी में किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन बीट करना, हमारे देश के जो रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां के बच्चों के लिए एक सपना ही रह जाएगा। इस बात को भी इस कानून को बनाते समय, इस पूरी प्रक्रिया को तैयार करते समय जो रोड मैप तैयार हो रहा है उसमें ध्यान रखना होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अभिभावक इंतजार कर रहे थे। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए परिजन किस तरीके का जोखिम मोल लेते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। महंगे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई का पेरेंट्स प्रयास करते हैं। शिक्षा पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा आज की डेट में पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं। कोचिंग और ट्यूशन की व्यवस्था भी करवाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर पैसा खर्च करते हैं। बच्चों के लिए शिक्षा, बचत और निवेश, इस चीज पर उनका ख्याल रहता है। बेहतर पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में भी वो भेजते हैं, जहां पर उनके लॉजिस्टिक, रहने, खाने, पढ़ने, इन सब का उन पर बर्डन आता है। किताबें, लैपटॉप और डिजिटल संसाधनों पर भी वो खर्च करते हैं। पढ़ाई का अनुकूल शांत माहौल बने, इसके लिए भी एक इकोसिस्टम जो डेवलप होता है घर में या बाहर भी, उस पर भी पैसा खर्च होता है। बच्चों का समय समय पर शैक्षणिक मार्गदर्शन, काउंसलिंग, उस पर भी खर्च होता है। खेल, भाषा और अन्य कौशल पर भी बड़ा खर्च पेरेंट्स की तरफ से किया जाता है। जरूरत पड़ने पर शिक्षा के लिए लोन तक लिया जाता है। बड़े कॉलेज में दाखिला हुआ, फीस जिस तरीके की है, लोन। बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जरूरतों में पेरेंट्स कटौती भी करते हैं। युवाओं के सामने रोजगार का भी संकट है। किस तरह का संकट है, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि केवल पढ़ाई या डिग्री ही नहीं, स्नातक के बाद कई युवाओं की नौकरी नहीं लग पाती है।
सरकारी नौकरियों में सीमित पदों से प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती। निजी क्षेत्र में अनुभव की मांग बहुत बड़ी चुनौती बनती है। पढ़ाई और नौकरी की जरूरतों में कौशल का अंतर रहता है। लंबे समय तक बेरोजगारी से आर्थिक दबाव भी बढ़ता है, परिवार पर भी, देश पर भी, प्रदेश में भी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कई वर्ष लग जाते हैं। परिवार पर आर्थिक निर्भरता लंबे समय तक बनी रहती। शिक्षा पर किया गया खर्च तुरंत परिणाम नहीं देता। कम वेतन वाली नौकरी स्वीकार करने की मजबूरी बढ़ती जाती। बार बार परीक्षा और इंटरव्यू देने से मानसिक हैरेसमेंट भी होता है। यह भी आसान काम नहीं है। मानसिक तनाव और आत्मविश्वास में इससे कई बार कमी भी आ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत कम हैं। वहां पर जो साधन संसाधन आपको शहर में मिल रहे हैं उसमें भी कमी है। पढ़ाई के तरीके में भी अंतर है। बेहतर अवसर के लिए दूसरे शहर की ओर उन्हें पलायन करना पड़ता है। कई युवाओं को अपनी योग्यता से कम स्तर का काम करना पड़ता है। रोजगार मिलने में देर होती है तो भविष्य की योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। देर से नौकरी और रोजगार मिलने पर परिवार प्रभावित होते हैं। स्नातक के बाद जिस तरीके से लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, या एक हमारे देश में जो चलन है कि हमने हाई स्कूल इंटर किया, उसके बाद या तो डॉक्टर इंजीनियरिंग की हमने बात करी, वहां पर कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ सो हुआ, नहीं तो जो हमारे यहाँ रूटीन की चीजें हैं जैसे बीएससी है, एमएससी है, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, इन सारी चीजों को, इन कोर्सेस को करते हुए बच्चा डिग्री तो ले लेता है, लेकिन उसके पास क्या वास्तव में कोई टेक्निकल या उस काम की कोई तकनीकी क्षमता है या उसका उपयोग किसी और काम में हो सकता है? ये हमारे देश में एक बड़ी समस्या है और इसीलिए सरकार ने आईटीआई पर भी जोर दिया है। आप छोटे से भी अगर काम कोई तकनीकी रूप से सीखते हैं तो उन चीजों को लेकर आप अपने रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ साथ पढ़ाई यानी करिकुलम में भी वो चीजें होनी चाहिए जिसकी आगे आने वाले कल में डिमांड होनी। आंदोलन सफल रहा, इस्तीफा हो गया। अब यहां से जो सरकार कर रही है वो भविष्य के लिए एक नया रोड मैप तैयार करने का काम है, वो भी हो जाएगा। लेकिन उस सिस्टम को बचाए रखना, उस सिस्टम में सबको समान अवसर मिले, इस बात की चिंता करना, यह भी देश, समाज, सरकार का काम है। उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही होगा ताकि ये राष्ट्र फिर कभी इस तरीके की स्थिति में ना उलझे जहां आंदोलनों के जरिए सरकार से अपनी बात को मनवाने की दरकार हो सके। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वंदे राष्ट्र फिर आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन की निगरानी को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज को ग्राहकों की जानकारी एकत्र करनी होगी और बड़े लेन देन की रिपोर्ट भी करनी होगी। आयकर विभाग ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल एसेट से जुड़े लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाना और टैक्स चोरी पर रोक लगाना है। अब एक्सचेंज को हर वित्तीय वर्ष के बाद फॉर्म 167 के माध्यम से ग्राहकों के क्रिप्टो लेन देन की रिपोर्ट आयकर विभाग को देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज को अब वित्तीय संस्थानों की तरह सख्त नियमों का पालन करना होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए ग्राहकों को केवाईसी सत्यापन, उनके टैक्स रेजिडेंसी की जानकारी, सभी तरीके के लेन देन का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होगा। आयकर विभाग ने भी यह भी स्पष्ट किया है कि क्रिप्टो पर टैक्स नियम लागू
होने का अर्थ ये नहीं है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से कानूनी मान्यता मिल गई है। नए दिशा निर्देशों के तहत केवल क्रिप्टो करेंसी ही नहीं बल्कि ब्लॉकचेन, NFT और कई अन्य डिजिटल एसेट्स की रिपोर्टिंग भी इस दायरे में शामिल होगी। अब क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से इसमें काम होता है, क्रिप्टो करेंसी है क्या, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी किसी देश की सरकार ने जारी नहीं की है। दुनिया के किसी देश की सरकार ने यह जारी नहीं की है। क्रिप्टो करेंसी को कोई केंद्रीय बैंक भी जारी नहीं करता है। किसी भी देश के केंद्रीय बैंक ने इसे जारी नहीं किया है। क्रिप्टो का संचालन ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से ही हो रहा है। लेन देन सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इसे इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। बिटकॉइन, एथेरियम और सोलाना प्रमुख क्रिप्टो करेंसी हैं। क्रिप्टो की कीमत मांग आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती है। क्रिप्टो में निवेश पर लाभ और नुकसान दोनों की संभावना भी रहती है। भारत में क्रिप्टो वैध संपत्ति है लेकिन यह कानूनी मुद्रा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग निवेश के लिए आमतौर पर लोग करते हैं। ज्यादातर क्रिप्टो डिजिटल भुगतान में ही इसका इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी की निगरानी के लिए नए दिशा निर्देश अब देश के सामने रखे गए हैं। ये दिशा निर्देश किस तरीके के हैं, क्यों रखे गए हैं, ये भी हम समझते हैं। सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर सख्त KYC लागू होगा, यानी जो ब्लैक मनी तैयार हो रही थी वो इसी क्रिप्टो के जरिए। नए यूजर के लिए लाइव सेल्फी सत्यापन जरूरी होगा। जैसे बाकी ट्रांजैक्शंस में वैसे ही इसमें भी होगा। जियो लोकेशन सत्यापित करना अनिवार्य होगा। आप कहां से क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं। टैक्स पहचान की जानकारी देनी जरूरी होगी। सभी लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। संदिग्ध लेन देन की सूचना FIU IND को देनी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पर विशेष जोर दिया गया है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के कई केसेस भी सामने आ रहे हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स को FIU IND नियम मान्य होंगे। किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे आप जाएं लेकिन यह मानना होगा। अनुपालन के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा मानकों को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। यूजर की पहचान और बैंक विवरण सत्यापित होंगे। आयकर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निगरानी बढ़ेगी। क्रिप्टो कारोबार को सुरक्षित, पारदर्शी बनाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर निगरानी के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके जरिए विदेश से जो लेन देन होती है उस पर भी नजर रखने का प्रावधान होगा। ज्यादातर विदेशी लेन देन अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए हो रहा है। विदेशी ग्राहकों को टैक्स रेजिडेंसी की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। प्रत्येक विदेशी निवेशक की पहचान का सत्यापन किया जाएगा। सीमा पार होने वाले हर क्रिप्टो लेनदेन का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। संदिग्ध विदेशी ट्रांजैक्शंस की सूचना FIU IND को देनी होगी। विदेशी वॉलेट से जुड़े लेन देन पर विशेष निगरानी होगी। बड़े मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस की अलग से जांच होगी।
प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ता का देश, पता, यह सब सत्यापित करना होगा। टैक्स पहचान संख्या जैसे TIN जैसी जानकारी भी दर्ज करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय डेटा साझाकरण के नियमों का पालन करना होगा। जरूरत पड़ने पर विदेशी एजेंसियों से भी जानकारी साझा की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर कड़ी निगरानी रहेगी। संदिग्ध खातों और वॉलेट की पहचान तुरंत की जाएगी। विदेशी लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। नियामक एजेंसियां जोखिम वाले ट्रांजैक्शंस पर निगाह रखेंगी। उद्देश्य विदेशी क्रिप्टो लेनदेन को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। क्रिप्टो करेंसी के नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद निवेशकों को क्या करना चाहिए, यह भी हम आपको बताते हैं। केवल नियमों का पालन करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज का ही उपयोग करें। अपना KYC समय पर पूरा करें और अपडेट रखें। सही पहचान, पता और टैक्स संबंधी जानकारियां दें। सभी क्रिप्टो लेनदेन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। निवेश से जुड़े टैक्स नियमों का भी पालन करें। संदिग्ध या अनजान वॉलेट से लेनदेन करने से बचें। निवेश से पहले प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता जांच कर लें। अपने खाते की सुरक्षा के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाना होगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना एक्सचेंज को तुरंत देनी होगी। क्रिप्टो में निवेश जोखिम नियमों को समझते हुए ही किया जाए, यही निवेशकों के लिए बेहतर है। क्रिप्टो में कारोबार करते समय आपको भी सतर्क रहना होगा, इसलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन हो सकते हैं। आखिर आप जिस जगह पर अपना पैसा लगा रहे हैं वो कहां लग रहा है। क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर जिसने KYC की प्रक्रिया पूरी करके रखी हो, जिसकी पहचान आधिकारिक दस्तावेजों से सत्यापित होती हो, जिसने लाइव सेल्फी सत्यापन पूरा किया हो, जिसका मोबाइल नंबर और ईमेल सत्यापित हो, जिसका बैंक अकाउंट भी सत्यापित हो और लिंक हो, सही पता और टैक्स संबंधी जानकारी अपने प्रोफार्मा में दे रखी है, जिसका बैंक खाता फर्जी या फिर बेनामी ना हो, XYZ कोई भी ना हो, जिसके सभी दस्तावेज नियमों के अनुरूप हों, जिसका लेन देन गाइडलाइन की जांच में सही पाया गया हो। क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर को इस तरीके से पहचानना है जो FIO और IND नियमों का पालन करता हो। डिजिटल धोखाधड़ी से आप बच सकें, इसके लिए क्रिप्टो यूजर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बहुत जरूरी हैं। इस सेगमेंट में इस बात को भी हम आपको बता रहे हैं कि आप किन जानकारियों को ध्यान में रखें। CBDT ने क्रिप्टो लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्टिंग की मुख्य जिम्मेदारी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर होगी। व्यक्तिगत निवेशकों पर सीधे रिपोर्टिंग का बोझ नहीं होगा। रिपोर्टिंग क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स नियमों का पालन करेंगे।
सभी पात्र ट्रांजैक्शंस की जानकारी टैक्स अधिकारियों को देनी होगी। भारत में सक्रिय एक्सचेंज यूजर्स का डेटा साझा करेंगे। रिपोर्टिंग प्रक्रिया वैश्विक मानकों के अनुरूप होगी। दिशा निर्देश OECD के कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पर आधारित है। एजेंट, कस्टोडियन या नॉमिनी को असली यूजर नहीं माना जाएगा। केवल खाता संचालित करने वाला मध्यस्थ असली मालिक नहीं होगा। जिस व्यक्ति के लाभ के लिए खाता चल रहा है वही वास्तविक यूजर होगा। कंपनी या संस्था के वास्तविक लाभार्थी की पहचान भी अनिवार्य होगी। प्लेटफॉर्म्स को वास्तविक यूजर की सही पहचान सुनिश्चित करनी होगी। तो इस तरीके से जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी में अभी तक इन्वेस्ट करते आ रहे थे, किसी भी तरीके से वो इसको इन्वेस्ट कर रहे थे या अपना एक सुरक्षित निवेश मान रहे थे, इसको और ज्यादा सुरक्षित किस तरीके से बनाया जाए, इस बात की चिंता सरकार की तरफ से हुई है और नियम कायदे बदले गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वंदे राष्ट्र जारी है।